जय हिंद दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपना BHIC 132 की यूनिट नंबर 12 यानी कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत पे जो आक्रमण किए और भारतीय राज्य में उनका जो भारतीय राजाओं ने उनका जो विरोध किया, प्रतिरोध किया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे मुसलमान लोग, ये अरबी लोग भारत में एंटर होते हैं और भारतीय राजाओं ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया, सिंध पे आक्रमण किया 712 ईस्वी में, लेकिन एक स्थायी राज्य जमाने में वो कामयाब नहीं हुआ, एक वंश यहाँ पे शासन स्थापित करने में कामयाब नहीं हुआ। महमूद गजनवी भी हम इसके बाद पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी लगभग 1000 ईस्वी में भारत पे 17 बार आक्रमण करता है और भारत में जो कि जिसका उद्देश्य लूट का था, जिसका उद्देश्य ओनली लूट, यहाँ पे लूट करनी थी और अपने देश को लेके जाना था। यही कारण था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर बहुत ही बड़ी लूट 1025 ईस्वी में इन्होंने की थी, ठीक है। और भारतीय राजाओं को, यहाँ पे कई सारे राजाओं के संघों को पराजित किया। मोहम्मद गोरी के बारे में हम जानते हैं कि पहले जो गौरवंश से आया था, तो इसने सबसे पहले मूलराज जो भीम प्रथम जो थे भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान से पहले भीम प्रथम, उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ये हम देखते हैं, ठीक है। 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी यानी कि महमूद गजनवी के शासनकाल से 150 साल के बाद की बात है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में दो संघर्ष होते हैं। पहले संघर्ष में 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है, लेकिन एक साल लगातार युद्ध अभ्यास लगातार मोहम्मद गोरी करते रहे और तराइन यानी कि तरावड़ी की लड़ाई इसको हम बोलती है, जो करनाल के पास है, 1192 में ये लड़ाई लड़ी जाती है और इस लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी पराजित करता है और मार डालता है। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जो कि सोमेश्वर के पुत्र थे, ठीक है भाई। अब बुलाए क्यों जाते हैं मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी को भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाया जाता है, किसके द्वारा? एक राजपूत शासक जयचंद के द्वारा, जयचंद के द्वारा। क्योंकि उसकी भी पीछे एक कहानी है भाई कि पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बेटी को स्वयंवर से, मतलब भरे स्वयंवर से उठा ले गया था, जिसका नाम संयोगिता था। तो इसने अपना अपमान समझा जयचंद ने इसको, और बदला लेने के लिए खुद इतना सक्षम नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान से बदला ले ले, तो ये गौरवंश से मोहम्मद गोरी को बुलाया था। इसका परिणाम यह हुआ कि 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी मोहम्मद गोरी ने पराजित किया। चंदावर जो कि यमुना नदी के तट पे पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक मैंने बात आपको पहले बता दी। इसके अंदर हम पढ़ने के वाले हैं अब जो पश्चिम में और मध्य एशिया की जो राजनीति में जो निरंतर परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति के बारे में हम दोस्तों यहाँ पे जानेंगे। और भारत पे जो गाजी आक्रमण हुआ, या भारत और मध्य एशिया में गजनवियों का जो पतन और गौर वंश का उदय कैसे हुआ, ये यहाँ पे मुख्यतः डिस्कस करने वाली बात है, ठीक है भाई। तुर्कों की विजय और राजपूतों की हार के कारण भी जानेंगे कि कैसे तुर्कों की विजय हुई। और क्योंकि उस समय में राजपूत वंश हम देखते हैं, पूर्व मध्यकाल के अंदर काफ़ी वंश थे राजपूतों के, जिनको जो हम देखेंगे अभी, उनके हार के क्या कारण रहे, ठीक है। आपस में इन दोनों वंश की तुलना भी करी जाएगी कि गजनवी वंश और गौर वंश की आपस में क्या इनमें समानता थी और क्या इनमें असमानता थी, कैसे इन्होंने भारत पे आक्रमण किया, ठीक है भाई। कुछ शब्दावली जो इससे संबंधित होगी वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है भाई। प्रस्तावना, सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो वो उसकी प्रस्तावना हमें समझ आनी चाहिए। जब हमें प्रस्तावना समझ में आएगी तभी हम उस टॉपिक को पूरे को जान सकते हैं, ठीक है भाई। पिछले अध्याय में देखा था कि भाई जो इससे पहले यूनिट है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था, यानी कि अरब का आक्रमण हुआ था, ठीक है। यहाँ भारत में उन्होंने विजय किया, अपना विस्तार किया और मुस्लिम आक्रमण हमले वो देखा था 8वीं सदी के अंदर। कब? 8वीं सदी के अंदर। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने जो उसको बिना परिणामों की एक विजय बोला है। जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था, कुछ इतिहासकारों ने उसको बिना परिणामों की एक विजय बोला है, क्योंकि अरब मुस्लिम तथा भारतीय शासकों के लिए यह कोई बड़ी जीत नहीं थी। अरब शासन केवल सिंध क्षेत्र तक ही सीमित था, इसलिए अरब आक्रमण से डरे बिना भारतीय शासकों ने अपने राज्यों पर शासन किया। ये सही बात है भाई। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में 712 में सिंध पे शासन किया था, ठीक है। पूरे भारत पर नहीं, पूरा भारत तो उस समय में बहुत बड़ा था, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण में, है ना, उत्तर में। तो ये तो पश्चिमोत्तर की बात कर रहे हैं। पश्चिमोत्तर में सिर्फ और सिर्फ सिंध पे आक्रमण इन्होंने किया था।
तो वहाँ पे उन्होंने शासन किया था भाई, ठीक है। हालांकि 11वीं और 12वीं सदी के अंदर जो एशिया में तुर्कों के उदय के साथ ही यह स्थिति बदल गई। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की जगह ये तुर्कों के आक्रमण यहाँ पे होने शुरू हो गए। महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी के कारण भारत में जो इस्लाम धर्म है इसका प्रवेश हुआ। इन दोनों के कारण ही इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। ये महमूद गजनवी के बारे में जियाउद्दीन बरनी लिखते हैं कि जो कि फिरोज शाह तुगलक के समकालीन और फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतिहास लिखने वाले यही बोलते हैं कि अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे जो अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान जो था वो था फिरोज तुगलक। ये बात जियाउद्दीन बरनी बोलता है। अगर हम पूरे मुस्लिम जगत की बात करें तो मुस्लिम जगत का सबसे आदर्श सुल्तान जो था वो था आपका मोहम्मद ये क्या नाम इसका आपका महमूद गजनवी, ठीक है भाई। यह बात बोलता है जियाउद्दीन बरनी। और मोहम्मद गोरी जैसे आएगा भी, चलो बताते हैं। जब 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में भारत को लूटने और जीतने का प्रयास का मैंने अभी बताया। महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लूट मिटाना और इसको जीतना, यही इसका प्रयास था, ठीक है। 11वीं सदी की शुरुआत में मुस्लिम तुर्की आक्रमणकारियों और महमूद गजनवी के द्वारा लूटपाट शुरू हुई। हाँ, मैंने बताया लूटपाट शुरू हुई। आक्रमण अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुंचा जब 12वीं सदी के उत्तरार्ध में मोइनुद्दीन गोरी ने भारत में प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गोरी ने ही तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। गुलाम वंश की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी, क्योंकि बाजार से एक गुलाम को खरीदा था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मरने के बाद मोहम्मद गोरी के गद्दी पे बैठने वाला इस वंश का पहला शासक था। तो इसने मुस्लिम यहाँ पे राज्य की स्थापना कर दी, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत के अंदर विशेष तौर पे हम 5 राजवंशों को पढ़ते हैं। वो आपका आएगा गुलाम वंश, वो आपका आएगा खिलजी वंश, वो आपका आएगा तुगलक वंश, वो आपका आएगा सैयद वंश, वो आपका आएगा लोधी वंश। ये 5 वंश हम पढ़ते हैं। तो इसकी नींव रखने वाला, इसकी जड़ जमाने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद गोरी। कौन था भाई? मोहम्मद गोरी, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। कैसी राजनीति में परिवर्तन हुआ पश्चिम और मध्य की एशिया में, जो निरंतर राजनीति में परिवर्तन हुआ वो उसमें कैसे हुआ, ठीक है भाई। अब देखो इन पे, जैसे कि पिछले अध्याय में बताया गया कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में अब्बासिड पश्चिम एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अब्बासिड, ठीक है भाई, अब्बासी जिसको हम बोलते हैं, अब्बासी पश्चिम साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। हालांकि 9वीं सदी के अंत में यह स्थिति बदलने लगी और इन्होंने अपनी ऊर्जा और संसाधन का अधिकांश भाग मध्य एशिया के बुतपरस्त जो तुर्कों से लड़ने में खर्च कर दिया। साम्राज्य कई आक्रामक राज्यों में बंट गया और इन राज्यों पर गैर तुर्क शासकों और तुर्की राजाओं अथवा सुल्तानों ने शासन किया। इन सभी राजाओं ने खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार किया। खलीफा, आप आगे कई बार खलीफा को आप जानोगे कि खलीफा का क्या कार्य था, कौन से शासक ने खलीफा के आधिपत्य को माना, कौन से शासक ने खलीफा के आधिपत्य को नहीं माना। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आधिपत्य को नहीं माना। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, ना मैं रोजे रखता हूँ, फिर भी मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, ना मैं रोजे रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। ये बात किसने बोली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बोली थी, ठीक है। तो उलेमाओं का, खलीफाओं का सल्तनत काल में विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। फिरोज तुगलक ने तो इनको बहुत आश्रय यहाँ पे अपने साम्राज्य के अंदर इन्होंने दिया था, ठीक है। इनमें से अधिकांश जो मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने सब उनको सुल्तान कहा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान की उपाधि पर धारित नहीं किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी दिल्ली से शासन नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीवन भर लाहौर से ही शासन किया। लाहौर से क्यों शासन किया? क्योंकि उस समय में उसके 2 प्रतिद्वंदी थे, ताजुद्दीन एल्दोज और कुबाचा। इन दोनों प्रतिद्वंदी
शत्रुता की वजह से कभी भी दिल्ली पे नहीं आया। दिल्ली पे शासन करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को बोला जाता है। हम ये यहाँ पे देखेंगे, सुल्तान पहला उपाधि धारण करने वाला आपका इल्तुतमिश था। दूसरी ओर 8वीं शताब्दी में तुर्की खानाबदोश मध्य और पूर्वी एशिया के बीच के जो क्षेत्र था ट्रांस ओक्सियाना, अरबी स्रोतों में इसको मावरून नहर और फारसी में फरादुज के रूप में इसको जाना जाता है। मैं घुसपैठ कर रहे थे। ये कौन कर रहे थे भाई? तुर्की लोग। कौन? तुर्की लोग, ट्रांसोक्सियाना के रूप में, है ना। अच्छी सैन्य कुशलता थी। अब्बासिद खलीफा और ईरानी शासकों ने, ये इनका देखो साम्राज्य था, ये आप इनका देखो ट्रांसोक्सियाना, आपको दिख रहा होगा कि ट्रांसोक्सियाना कौन सा है, या खुरासन कौन सा है, या हिंदू कुश को किस नाम से जाना जाता है, काबुल, बामियान, है ना, जुजान, फरियाब, ये आप सभी को कंप्लीट यहाँ पे शो हो रहा होगा मैप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मैप आपका 8वीं शताब्दी में ट्रांसोक्सियाना के क्षेत्र और प्रधान इलाकों का नक्शा है, ठीक है भाई। ये जो नक्शा हमने देखा, ये इनका नक्शा है। इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर किराए के सैनिकों, महल के रक्षकों और दासों के रूप में इनको भर्ती किया गया। धीरे धीरे इस्लाम तुर्की जो सेनाध्यक्ष थे, यानी कि कमांडर जिनको हम बोलते हैं, कमांडरों को भाषा, शिष्टाचार, प्रशासनिक नीतियों आदि में फारसीकृत किया गया, क्योंकि फारसी पे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर इन्होंने दिया था। मतलब है कि तुर्की शासक वर्ग ने फारसी संस्कृति को आत्मसात कर लिया और अपने नक्सलीय मूल पर गर्व था। वे 2 भाषा बोलते थे। पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप दोनों में अपनी शक्ति का इन्होंने विस्तार किया था भाई, ठीक है। किन्होंने? महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बाद आने वाले शासकों ने, और इन दोनों ने भी। अब्बासिद साम्राज्य के पतन के बाद इस क्षेत्र की स्थिति गुप्तोत्तरकालीन उत्तर भारत जैसी हो गई थी। अब्बासिद साम्राज्य के पतन के बाद इस क्षेत्र की स्थिति गुप्तोत्तरकालीन जैसी हो गई थी। गुप्तोत्तरकालीन मतलब कि अब जो है साम्राज्य छिन्न भिन्न छोटे छोटे साम्राज्य उसमें टूट चुका था। यह कई शासकों द्वारा शासित था, जैसे कि हम उत्तर गुप्त काल के अंदर मालवा को अलग से पढ़ते हैं, कन्नौज को अलग से पढ़ते हैं, थानेश्वर का शासक अलग होता है, ओली का शासक अलग होता है, हूण शासक अलग होता है। तो वहाँ पर उत्तर गुप्त काल के अंदर हम विभिन्न शासकों को, विभिन्न राज्यों को हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो वही बात हम यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी हम विभिन्न शासकों के द्वारा ये क्षेत्र शासित होता था, और प्रत्येक जो शासक होता था अपने क्षेत्र और सत्ता के विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ रहा था। देखो ये चीज़ आपको मौर्योत्तर काल में भी मिलेगी, ये चीज़ आपको गुप्तोत्तर काल में भी मिलेगी, ये चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी कि क्षेत्र और सत्ता और का विस्तार जो था उसके लिए आपस में एक दूसरे से लड़ देते हैं। क्योंकि जो महत्वाकांक्षी जो अधिकारी होते थे उन्होंने सत्ता पाने के लिए राजा को सिंहासन से हटाने का हमेशा प्रयास किया है। आप भारतीय इतिहास में कभी भी देख लो उठा के कि इन्होंने राजा को हटाने का भरसक प्रयास किया है, चाहे कितने भी राजवंशों का उदय पतन हुआ हो। मध्य एशिया में इस तरह की राजनीति प्रवाह के बीच में राजवंश की ताकत और स्थितियों के बीच मुख्य शक्ति सैन्य शक्ति और दक्षता थी, ठीक है भाई। हम कई राजवंशों को एक के बाद एक सत्ता में आते देखते हैं। इस तरह सामान्य वंश ने 874 से 999 ईस्वी तक शासन किया। अब इसको थोड़ा सा आप जूम करके देख लेते हैं, अगर आपको शो हो रहा है, मुझे लग रहा है तो ये क्लियर नहीं शो रहा है भाई ना, ये क्लियर शो नहीं हो रहा है। इसको पढ़ लेते हैं। ये सामान्य वंश यानी कि सामान्य वंश ने भारत में जो शासन स्थापित किया था उसका एक चित्र है। बल्ख के ईरानी सरदार ने स्थापित किया। बल्ख के ईरानी सरदार ने, जो धर्मांतरित था, उसने मध्य एशिया और अफगानिस्तान में समरकंद, हेरात आदि क्षेत्रों पर नियंत्रण किया था। और इस राजवंश के बाद गजनवी वंश ने 962 से 1186 ईस्वी तक शासन किया। अब हम देखते हैं यहाँ पे यह अल्पतेगिन नामक सामान्य साम्राज्य का एक तुर्की दास द्वारा स्थापित किया गया। अल्पतेगिन, सुबुक्तगिन, ये आगे हम पढ़ेंगे, है ना। बाद में गजनवियों ने
गजनवियों को सैल्यूसिड और ख्वारिज़म राजवंशों ने भी हराया था, गजनवियों को, महमूद गजनवी के वंशजों को। आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसे चंगेज खान के निर्मम मंगोल हमलों ने चकनाचूर कर दिया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए इस्लामी तुर्कों के विभिन्न समूहों के बीच में लगातार युद्ध हुए थे और उन सभी ने युद्ध के मैदान में अच्छे सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा इन्होंने की थी। इतिहासकार सतीश चंद्र मध्य एशिया के तुर्की योद्धाओं की सैन्य दक्षता के बढ़ने के कुछ कारकों के बारे में बताते हैं। इन कारकों को जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि भारतीय राजाशाही के खिलाफ उनकी सफलता के पीछे कई कारणों का पता चलता है। तो सबसे पहले हम इनको, जो भारतीय राजाओं को इन्होंने पराजित किया, इनके सफलता के पीछे के कुछ कारण हैं, उसको देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण कारण यह था कि ये मध्य एशिया में घोड़ों की बेहतरीन नस्लें पाई जाती थी। मध्य एशिया के, देखो ये कुछ कारण है दोस्तों कि जो कारण इनको अलग करते हैं भारतीय राजाओं से। भारतीय राजाओं को पराजित होने में जिन मुख्य घटनाओं का वो रहा वो हम यहाँ पे देखते हैं। घोड़ों की बेहतरीन नस्लें इनकी पाई जाती थी। सबसे पहले जो मध्य एशिया के अंदर जो इन्होंने भारत पे आक्रमण अपना किया था, पूरी दुनिया में यहाँ घोड़ों की सबसे अच्छी किस्में थी और उन्हें मजबूत अनुशासित योद्धाओं द्वारा पाला जाता था। ये घोड़े अरब और भारत में आयात किए जाते थे क्योंकि यहाँ के घोड़ों की देसी नस्लें मध्य एशियाई घोड़ों की तरह अच्छी नहीं थी। घुर के लोग घोड़ पालक के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। तो एक कारण आपने देखा घोड़े को पालना। दूसरा कारण था कि युद्ध उपकरण आसानी से उपलब्ध थे। जो घुर का क्षेत्र था, जिसे घोर का भी कहा गया है, अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक था। घुर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक था। इसके पड़ोसी क्षेत्र जो थे धातुओं, विशेष रूप से लोहे की कीमतों से समृद्ध थे। मतलब वहाँ पे खदान और खनन प्राकृतिक रूप से स्थापित थी। भारत के अंदर देखा जाए तो भारत के अंदर बहुत ही कम खनन क्षेत्र है भारत के अंदर, ठीक है। इसके पड़ोसी क्षेत्र धातुओं, विशेष रूप से लोहे की धातुओं में समृद्ध थे। इस स्थलाकृतिक क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में धातुएं बहुतायत में पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोहा भारी मात्रा में उपलब्ध था। घुर के लोग बड़ी संख्या में हथियारों और युद्ध उपकरणों का उत्पादन करते थे। उन्होंने पड़ोसी देशों में इन वस्तुओं का निर्यात किया। हुदूदुल आलम के अनाम लेखों के संबंध में इस प्रांत में दास, कवच, कोट और अच्छे अस्त्र शस्त्र लाए जाते थे। दास, कवच, कोट ये बहुत ही सहायक होते थे। ये चीज़ बहुत ही सहायक होती थी युद्ध के अंदर। उस समय के एक अन्य लेखक के अनुसार घुर और काबुल को लेकर कुर्लुक तक का पूरा इलाका मध्य एशिया में अल्ताई पहाड़ों के एक प्रमुख तुर्की आदिवासी संघ पश्चिम में व्यस्त थे, ठीक है। इस आगे देखो, हाँ ये यहाँ पे, अरे इसका अगला कारण देखो, पश्चिमोत्तर भारत में गाजी का भारत में आक्रमण। जैसा कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मध्य एशिया में तुर्की और गैर तुर्की गुट लगातार अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत थे, तुर्की और गैर तुर्की। ये आगे भी देखा जाएगा कि तुर्की का जो संघर्ष है वो गैर तुर्कियों से निरंतर बना रहता है। तुर्कियों का गैर तुर्कियों से या भारतीय मुसलमानों से या यहाँ के हिंदू शासकों से अपना उनका एक संघर्ष बना रहता है। खुरासन में सम्मानित शासकों के एक सेनाध्यक्ष अल्पतिगिन ने 963 ईस्वी में दक्षिण जबुलिस्तान में गजनी की ओर कूच किया और खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया। अफगानिस्तान के हिंदुशाही राजाओं ने गजनी के पूर्व सम्मानित नियंत्रक मुल्तान के पास भट्टी सम्राटों के साथ साथ मुल्तान के मुस्लिम अमीर ने अपनी सीमाओं और क्षेत्रों की रक्षा के लिए गठबंधन यहाँ पे किया था। जयपाल नामक हिंदुशाही शासक की मदद की थी। तब से वे लगातार गजनी के आक्रमणकारी अभियानों से परेशान थे। सुबुक्तगीन और अल्तबगीन का उत्तराधिकारी 977 ईस्वी के बाद से ही हिंदू जो शाही क्षेत्र थे उनमें से में एक ही तरह का इरादा रखता था और नतीजन यह हुआ कि जब जबुलिस्तान और अफगानिस्तान को पहले ही जीत लिया गया था, इन क्षेत्रों के विजय ने भारत में तुर्कों के आक्रमण की नींव डाली। अब हम विशेष तौर पे महमूद गजनवी के बारे में देखो एक एक बात। महमूद गजनवी, जिसे सुल्तान महमूद बिन सुबुक्तगीन के नाम से भी जाना जाता है, सुबुक्तगीन के उत्तराधिकारी के रूप में 999 में
आक्रमण जारी रखे। तो पहला आक्रमण, हम 17 आक्रमण की बात करते हैं, तो पहला आक्रमण कब हुआ था? 999 में। बात यह है दिलचस्प कि सिक्कों पर महमूद गजनवी शीर्षक न होकर आमिर महमूद का नाम मिलता है, और न इन सिक्कों को खलीफा द्वारा जारी किया गया था। उसने फारस और ट्रांसोक्शियाना में अपनी विजय के आधार पर आमिर महमूद की उपाधि को प्राप्त किया था। 1000 ईस्वी में जयपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और यह घुड़सवार सेना और कुशल सैन्य रणनीति की लड़ाई थी। जयपाल को महमूद की सेनाओं ने बुरी तरह भगा दिया और उसकी राजधानी पेशावर या तबाह हो गई। फिर भी शायद महमूद ने जयपाल के साथ शांति बनाई और सिंधु के पश्चिम क्षेत्र में विजय प्राप्त की। हालांकि इस हार ने जयपाल को गंभीर झटका दिया और कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु जयपाल की हो चुकी थी। पहला आक्रमण भारतीय राजाओं पर ये इनका इनका था, ठीक है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपनी हार का अपमान का परिणाम स्वरूप अंतिम संस्कार की चिता में आत्मदाह कर लिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे शाही राजवंश के लिए अपमान और आपदा लाए थे, हिंदू शाही राजवंश के लिए। उनके बाद उनका बेटा आनंदपाल सिंहासन पर बैठता है और वह अपने क्षेत्र में तुर्की छापों को चुनौती देता रहा। आनंदपाल, ये सिंहासन और ये जो क्रम है शासकों का हिंदू शाही राज होगा, ये क्रम इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए हर प्रकार से। पंजाब में जैसे ही प्रवेश करने से पहले महमूद को अभी भी सिंधु के पास आनंदपाल की सेना के साथ संघर्ष करना पड़ा था। एक कठिन चुनौती के बाद 1006 ईस्वी में ऊपरी सिंधु पर विजय प्राप्त की। पंजाब प्रांत आखिरकार 3 साल बाद सिंधु के पूर्वी क्षेत्र के यानी कच्छ के मैदानों में जीता गया। शाहियों ने वह हिंद में अपनी पिछली हार के बाद वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यानी कि साल्ट रेंज में नंदना में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। महमूद की सेना ने आनंदपाल की सेना और संसाधनों को भारी क्षति पहुंचाई। आनंदपाल लड़ाई में हार गया, उसे बहुत वित्तीय और क्षेत्रीय नुकसान उठाना पड़ा। महमूद के प्रति आनंदपाल का यह अंतिम प्रतिरोध था। 1010 ईस्वी में गजनवी के साथ उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और कुछ साल बाद इनकी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होगी। भीमगढ़ किले में, भीमगढ़ किला जो है जो रियासी वर्तमान जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी किनारे पे एक शहर है, उसे भीमगढ़ किले पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन आनंदपाल को महमूद के सामंती के रूप में पंजाब पर शासन करने की अनुमति दी थी। महमूद ने लाहौर को जीतकर झेलम नदी के पर अपना साम्राज्य विस्तार किया। ये बात ये कर रहा है 1015 की। मुल्तान, जिस पर एक मुस्लिम सुल्तान का शासन था, आनंदपाल के साथ गठबंधन के बावजूद हार गया। हालांकि कश्मीर पर विजय प्राप्त करने की महमूद की इच्छा प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण 1015 में अपनी सेनाओं की हार के कारण अधूरी रह गई। भारत में उसकी पहली हार थी। इस तरह महमूद ने पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, मुल्तान को जीतकर भारत की ओर अपना रास्ता बनाया। अगले पड़ाव में गंगा के मैदानों में आक्रमण के माध्यम से धन अर्जित करना उसका उद्देश्य था। भूगोल देख लो 11वीं सदी में उत्तर भारत की राजनीति का कि क्या क्या भूगोल था, कहाँ कहाँ पे कौन लोग रहते थे। देखो आपको दिख रहा होगा ये अरब क्षेत्र है, सिंध और अरब क्षेत्र है। ये सिंध और अरब क्षेत्र इधर से ये अटैक करते थे, और सबसे पहले जो जहाँ पे अटैक करते थे वहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों का राज था। वहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों का राज था। आगे आप देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का कितने बड़े क्षेत्र के अंदर राज रहा। मालवा सेंटर में आपको दिख रहा है, मालवा मध्य भारत में आपको दिख रहा है, इधर साइड में चंदेल भी दिख रहे हैं और चंदेल के इधर पाद आपको दिख रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा नक्शा था जो कि उस समय में आपको याद रखना है कि उस समय में जब महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, ये नक्शा है पूरा। सर जॉन के हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2000 क्रो प्रकाशन। ठीक है, यहाँ पे देखो गुर्जर प्रतिहार और राजपूत उस समय के दो शक्तिशाली राजघराने थे। हालांकि 10वीं शताब्दी के मध्य तक दोनों का पतन होने लगा था। गुर्जर प्रतिहारों का आधिपत्य उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में उज्जैन तक, ये तो आपको साफ साफ नक्शे से ही पता लग गया, और पूर्व में मोंगियर से पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। लेकिन 10वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही तक वह सिर्फ वर्तमान उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गया।
इस बीच और मध्य भारत के कई समूहों में इनका उदय हुआ, इनमें सबसे प्रमुख थे। आधुनिक राजा मध्य प्रदेश में कालिंजर और महोबा के चंदेल। मध्य प्रदेश के अंदर यानी कि कालिंजर और महोबा में चंदेल राजवंश आया। शाकंभरी के चौहान आए। गुजरात में चालुक्य आए, जिनको हम स्थानीय रूप से सोलंकी भी बोलते हैं, जिनकी राजधानी पाटन थी। और मालवा के परमार आए, जो कि मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति धारा के, जो कि वर्तमान में 35 किलोमीटर दूर थी मांडू से, उसमें स्थानांतरित कर दी गई। कश्मीर के ऊपर रानी दिद्दा का शासन था, जिन्होंने 26 साल तक शासन किया। हिंदू शाही वंश के साथ पुरानी प्रतिद्वंदिता के कारण उन्होंने गजनवी के आक्रमण के खिलाफ उनकी मदद नहीं की। इसलिए हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ पूरी तरह से असंगठित था। इस कारण से महमूद के लिए इस क्षेत्र में आक्रमण करना आसान था और पंजाब के बाद उसने धन प्राप्ति के लिए गंगा के मैदानों में 3 अभियान किए। 1015 तक उसने अपने कुछ सीमांत शासकों की मदद से हिमालय की तलहटी के साथ साथ बुलंदशहर के एक स्थानीय राजपूत शासक को हराया। इसके बाद उसने मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को लूटा। अब ये लूट देख लो एक बार, महमूद के द्वारा मथुरा की जो लूट है उसको देखो एक बार भाई। पवित्र शहर मथुरा हिंदू धर्म का एक प्राचीन स्थल उन दिनों मंदिरों से भरा था। इसे देखकर महमूद ने सोचा कि यह आदमी द्वारा नहीं बल्कि जिन्न द्वारा बनाया गया है। जहाँ गहनों के साथ चमकती हुई स्वर्ण और चांदी की मूर्तियाँ इतने विशाल रूप में खड़ी है कि उन्हें तोलने के लिए तोड़ना पड़ा। उसे शहर की दीवार, जो एक मजबूत पत्थर से निर्मित उत्कृष्ट संरचना थी, और बाढ़ से बचाने के लिए यमुना नदी पर जो 2 द्वार थे, जो ऊंचे और बड़े चबूतरे पर खड़े थे, उनका सामना करना पड़ा। शहर के 2 किनारों पर मंदिरों के साथ हजारों घर थे, जिनके साथ मंदिर जुड़े थे। सभी की पक्की इमारतों के साथ लोहे की मजबूत सलाखें थी। इसकी दूसरी ओर अन्य इमारतें लकड़ी के खंभों पर टिकी थी। शहर के बीच में एक मंदिर था, जिसकी बारीकी और विशालता की गणना न तो कोई चित्र और न ही कोई विवरण कर सकता है। उसने इस मंदिर का आश्चर्य के साथ वर्णन किया। अगर कोई भी इसके बराबर एक इमारत का निर्माण करना चाहता है तो वह 1 करोड़ दिनार को खर्च किए बिना ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। कम से कम 200 साल लगेंगे, भले ही सक्षम और अनुभवी कामगार इसे बनाने में लगे हो। सभी मंदिरों को मिट्टी के तेल, किरोसिन तेल और आग में जलाकर नष्ट कर दिया गया और जमीन तक समतल कर दिया गया। मथुरा शहर में 20 दिनों तक तोड़फोड़ और लूट मचाई गई। कहा जाता है कि शुद्ध सोने की 5 महान मूर्तियों, जिनमें माणिक की आंखें और अन्य कीमती पत्थरों के अलंकरण थे, साथ में बड़ी संख्या में चांदी की छोटी मूर्तियों को लूटा गया। उनका कुल वजन 100 से भी अधिक ऊंटों के लिए भाग में बराबर था। लूट का कुल मूल्य 3 लाख रुपए आंका गया, जबकि कैद में रखे गए हिंदुओं की संख्या 5000 से अधिक थी। कई मंदिर मूल्यवान सामग्रियों की लूट के बाद छोड़ दिए गए, क्योंकि वो इतने विशाल थे कि उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था। कुछ इतिहासकार का मत है कि महमूद ने उन मंदिरों को सुंदरता, भव्यता के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया। यह उसने गजनवी के राज्यपाल को भेजे गए पत्र में उन्होंने गौरव और अपना बखान इन्होंने यहाँ पे जारी किया है महमूद ने। अब ये देखो आप, सोमनाथ मंदिर की जो लूट हुई थी उसके बारे में। सोमनाथ मंदिर की महमूद गजनवी के द्वारा जो कि मुख्य लूट इन्होंने की थी 1025-26 में की सर्दियों में महमूद ने अपने अंतिम पड़ाव में गुजरात पर आक्रमण किया। 1025-26 की ये बात कर रहा है। उसने समृद्ध और अलौकिक सोमनाथ मंदिर को लूटा और अपनी विजय यात्रा के लिए खूब धन लूटा। कहा जाता है कि किसी भी समय 100,000 तीर्थयात्री वहाँ इकट्ठे होते थे। 1000 ब्राह्मण की मंदिर की सेवा और उसके खजाने की रक्षा करते। इसके द्वार पर सैकड़ों नर्तकी और गायक प्रदर्शन करते थे। मंदिर गर्भगृह में लिंग जगमगाते और रत्नों से अलंकृत थे। यह आभूषणों से सजाए गए विशालकाय पत्थरों से अलंकृत और आभूषण से झूलती हुई दीप वृक्षों की रोशनी से सजा था। जब तक यह प्राचीन और महान भव्य पूजनीय प्रतीक अपनी प्राचीन महिमा का अंतिक्रांत था, तब तक महमूद गजनवी अपनी मूर्ति पूजन में से छोड़ नहीं पाए। सोमनाथ मंदिर के खंडर है वही, सोमनाथ मंदिर के खंडर D.H. साइक्स के द्वारा लिया गया एक चित्र है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लिया था। साइक्स ये सोमनाथ मंदिर के चित्र है, जहाँ पे खंडर है। ये आपके ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे आप नेक्स्ट आप तैयारी करोगे यूपीएससी के लिए, यही चीज़ पढ़ी जाती है।
भारतीय जो खजाना था वो भारत के बेहतरीन रत्नों से यहाँ पे भरा पड़ा था मंदिर के अंदर। ये सुल्तान से लेकर एनलवाड़ तक, मुल्तान से लेकर एनलवाड़ तक समुद्र तट पर जारी रहा। वह लगातार लड़ता रहा और कत्लेआम करता रहा, जब तक कि अरब सागर की लहरों से धोए गए मंदिर के किले में नहीं पहुंच गया। मंदिर की सुरक्षा और सेवा के में लगे पुरुषों के बावजूद अपने बल के साथ लगभग 50,000 हिंदुओं को मारते हुए दीवारों को तोड़ दिया, मान पत्थर को नीचे गिरा दिया और इस टुकड़े को विजेता के महल को सुशोभित करने के लिए ले जाया गया। लूटे हुए मंदिर द्वारा गजनई में लगाए गए 10 लाख पाउंड का खजाना उन आक्रमणकारी लुटेरियों के लिए इनाम था। बहुत बड़ी लूट थी भाई, बहुत बड़ी लूट याद उस समय की थी। सोमनाथ की तबाही ने गजनवी के महमूद को चैंपियन और इस्लामिक आस्था का पथ प्रदर्शक इन्होंने बना दिया था। ठीक है भाई, ये सोमनाथ मंदिर की लूट थी। फिरदौसी, अलबरूनी, युजारी और अंसारी, ये सारे के सारे इसके समय में आए हुए योद्धा थे। ठीक है, भारत में गजनवियों का पतन और गौर वंश का उदय। ये गौर वंश कैसे आता है भारत में? गौर वंश का देख लो, 12वीं सदी का है। 12वीं सदी के उत्तर भारत में अलग अलग राजपूत राज्यों के बीच वही एकता का भाव देखा गया जो 11वीं सदी में महमूद गजनवी के दौरान सामने आया था। इस काल में शक्तिशाली राज्यों में से एक चौहान, ये चौहानों का था। इन्होंने दिल्ली, मथुरा, गुजरात, राजपूताना आदि की ओर अपने अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने का प्रयास किया। चौहान राजा विग्रहराज ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और 1151 ईस्वी में दिल्ली का तोमर राजाओं से भी जीता। उसने दिल्ली और झांसी के बीच में क्षेत्रों पर अपने कब्जा करने की कोशिश की, जो तोमर और गजनवी शासकों के बीच में एक विवादित क्षेत्र था। चौहानों को गजनवी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान, जिसे लोग कथाओं में पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, इस राजवंश का सबसे प्रमुख शासक था। संभवतः उन्होंने 16 साल की उम्र में सिंहासन संभाला और राजपूताना में तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कई राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त की। खजुराहो और महोबा के चंदेलों को अभियान का नेतृत्व किया। जैसा कि 11वीं सदी में देखा गया था कि चंदेलों ने भारत के उत्तर भारत और मध्य भारत में शक्तिशाली राज्य स्थापित करने का गठन किया था। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो से हमें इसकी जानकारी मिलती है भाई। अच्छा, ये तो आपने शासक मिलाने हैं, एक दूसरे से मैच करने हैं कि चौहान शासक कौन था, हिंदुसाई कौन था, चंदेल कौन था और गैहड़वाल कौन था। तो गैहड़वाल आपका जयचंद था, चौहान आपका पृथ्वीराज चौहान था और विग्रहराज आपका हिंदुसाई शासक था। और ये आपको मिलाने हैं, इनका क्षेत्र आपको यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, बस यही था भाई, यही आज का टॉपिक में हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, नमस्कार।